हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं तो दो वेरिएबल होने चाहिए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। वो दोनों आपस में कैसे चेंज होते हैं, कौन सा चेंज बढ़ता है कौन सा कम होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है वेव के फॉर्म में, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस किस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनेगा। तो उसके एक से ज्यादा मेथड हैं, थोड़ा सा उसको समझते जाइए। पहले हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहां हैं, तो आंसर है ये मीडियम है। इस मीडियम में एक ट्रांसवर्स वेव चल रही है। हमने किसी भी टाइम पर देखा तो कुछ पार्टिकल पाई फेज पे थे, कुछ π/2 फेज पे थे, कुछ 0 फेज पे थे। तो एट ए टाइम हमको उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो दो तरीके हैं। यहां से हमने x एक्सिस को x डिस्टेंस ही माना, x डिस्टेंस, और जो पार्टिकल ऊपर हैं, जितना ऊपर है वहीं पर उसको मार्क कर दिया। जैसे यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल है ये यहां है, यहां पर मीडियम का पार्टिकल यही है, यहां के मीडियम का पार्टिकल अभी नीचे है, ये पार्टिकल यहां है, ये वाला पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल यहां पर है, और इस तरह से सब पार्टिकल की पोजीशन हमने आपस में मिला दी। तो ये हमको ग्राफ मिलता है। इसमें इस एक्सिस पे कौन है, x डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y, और ये क्या चीज है, x, ये x डिस्टेंस। दूसरा ग्राफ देखिए, टाइम के अनुसार एक पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वेव आगे बढ़ती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वेव आगे बढ़ते चले जाती है, और उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उसका ग्राफ हम ऑसिलेशन में बना चुके हैं। वो ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज व्हाट टाइम एंड दिस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। So displacement of particle y with respect to t, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये वाले कौन से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऊपर नीचे चलते हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ये उसका टाइम के साथ में उसका फेस कैसे बदलता है ये आपने देखा है, और आपने डायग्राम में भी इसको बनते हुए देखा है कि कोई चीज ऑसिलेट कर रही है और टाइम ऐसा आगे बीतते जा रहा है और इस पर उसका ग्राफ बनते जा रहा है। दैट इज ए साइनोसाइडल ग्राफ। अच्छा, ये ट्रांसवर्स के ग्राफ हैं। ये एक मीडियम है, इस मीडियम में यहां पर हमने पानी को डिस्प्लेस किया, डिस्टर्ब किया, और यहां से हमारा डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। जिस पैटर्न में आगे जा रहा है उसको वेव कहते हैं। तो यहां पर हम खड़े हो गए, यहां पर, और यहां पर खड़े होके हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस होता है। इधर से जब डिस्टरबेंस आता है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 0 पर था, 0 से डाउन लेवल पे चला जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर हाई लेवल पे जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर हाई जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका ग्राफ बनाया, एक टेबुलेशन किया, एक टेबल बनाया। टेबल पे हमने लिखा y और t, या t और y। जब इस पार्टिकल को हम देख रहे हैं, when time was 0, the displacement was 0. वेव आई, ये पार्टिकल ऊपर उठ गया,
और ये जब टाइम t/4 आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक हो गया a। फिर जब ये टाइम आगे बढ़ा t/4 से t/2 टाइम हो गया तो ये फिर यहां वापस आ गया 0। और फिर जब टाइम 3/2t हुआ, सॉरी आई शुड मेक इट t/4 t/2 3/4t जब टाइम हो गया, अगेन इट इज -a, ये वाला यहां चला गया -a। और फिर से जब टाइम पूरा t हुआ ये फिर वापस आ गया 0 पे। इसने क्या किया, ऑसिलेट। ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर इससे अगला ऑसिलेट करेगा, फिर इससे अगला ऑसिलेट करेगा। तो एट एनी टाइम हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो उसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते तो भी ऐसा ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और x का ग्राफ बनाते हैं तो भी ऐसा बनेगा, क्योंकि सब पार्टिकल x के रेफरेंस में कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ, दोनों ग्राफ साइनोसॉइडल ग्राफ हैं और ये वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो तो हमारे ग्राफ कैसे होंगे, तो उसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होने से ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। क्यों डिफरेंस नहीं आता है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम कौन सी दो क्वांटिटी लेंगे जिसके बीच में हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आंसर है ये दो क्वांटिटी हैं, टाइम एंड प्रेशर। टाइम एंड प्रेशर, या ये दो क्वांटिटी हो सकती हैं डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव किस चीज की बनी होती है, प्रेशर वेरिएशंस की बनी होती है, और उस प्रेशर वेरिएशन के ही हम ग्राफ लेते हैं। यहां से हमने एक स्पीकर में वाइब्रेशन किए, अब वाइब्रेशन करते हैं। आपने पिछली क्लास में देखा है क्या बनेंगे बारी बारी से, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। अब ये मैंने ग्राफ बनाया और y एक्सिस पे रखा प्रेशर और इसको मान लिया x। x क्या दिखाता है, डिस्टेंस। यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसको मैंने शो किया एक हाई पॉइंट से। यहां पर प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल हाइट से। यहां पर प्रेशर कम है, कम हाइट में, रेयरफैक्शन है। यहां पर फिर नॉर्मल है, यहां पर कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के लिए प्रेशर ज्यादा शो किया। ये उसका ग्राफ बनते जा रहा है, फिर प्रेशर नॉर्मल है। अब अगर इन सब पॉइंट्स को मिला दें तो हम देखेंगे कि ये ऐसा बना। इसमें हाइट क्या शो करती है, प्रेशर, और ये लेंथ क्या शो करती है, डिस्टेंस। एक वेव जब आगे बढ़ती है तो उस समय यहां पर प्रेशर कैसा है, हाई, हाई। यहां प्रेशर कैसा है, नॉर्मल। यहां प्रेशर कैसा है, रेयरफैक्शन। तो अगर हम कंप्रेशन को इससे शो करें और रेयरफैक्शन को इससे शो करें, क्योंकि ये माइनस है, तो वेव की शेप यही आ गई। ये वही शेप है जो पहले आए थे। अच्छा, अब टाइम के साथ देखिए, यहां से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बारी बारी से कौन जाते हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। यहां पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया और घड़ी चालू कर दी। अब हम दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, टाइम और प्रेशर। टाइम और y की जगह अब हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर। यहां पे खड़े होके नॉर्मल प्रेशर था, दैट इज 0, एटमॉस्फेयर के ऊपर 0। जब टाइम t/4 आया तो हम क्या देखते हैं, एक कंप्रेशन आ गया, तो कंप्रेशन आ गया, P प्रेशर आ गया। फिर टाइम t/2 आया तो वहां पर फिर प्रेशर नॉर्मल हो गया। फिर 3/4 टाइम आया तो एक रेयरफैक्शन आया, -P, और फिर टाइम t आया तो फिर से प्रेशर 0 हो गया। अब ये हमारा बना, किसी भी एक पार्टिकल पर जब टाइम बीतता है तो प्रेशर कैसे आते हैं वेव्स के,
इस तरह से आते हैं और इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तो ये एक्सिस ली हमने टाइम में 0 में कितना रखना? 0। जब टाइम t/4 होगा तो प्रेशर कैसा होगा? फुल पॉजिटिव। टाइम यहां पर ये आया t/4, प्रेशर कैसा है? फुल प्रेशर। जब टाइम t/2 आ गया, t/2 टाइम, प्रेशर 0। जब टाइम 3/4t आया, 3/4t, तो प्रेशर माइनस, नेगेटिव है, रेयरफैक्शन। और उसके बाद फिर से जब टाइम t आया तो 0। ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ किसके बीच में है? प्रेशर और टाइम के बीच में। ये ग्राफ किसके बीच में है? प्रेशर और एक्स के बीच में। ट्रांसवर्स वाले में भी आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट और एक्स का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। 4 ग्राफ आपने देखे 4 तरह से, लेकिन शक्ल एक की भी नहीं बदली, सब के सब ऐसे ही ग्राफ है। और ये कौन सा ग्राफ है? साइनोसाइडल ग्राफ है। तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि ये ग्राफ किसका होता है? वेव का होता है। कौन सी वेव का होता है? सभी वेव का होता है, भले वो ट्रांसवर्सल हो, भले लॉन्गिट्यूडनल। तो आगे से जब भी हम वेव को रिप्रेजेंट कराना चाहेंगे ग्राफ बनाकर, तो ऐसा साइनोसाइडल ग्राफ बना देंगे। और उस समय फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये ट्रांसवर्सल का ग्राफ है कि लॉन्गिट्यूडनल का है। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्राफ एक ही होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप ये नहीं सोचेंगे कि इधर से इधर वेव जानी है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ग्राफ ऐसा ऐसा क्यों हो गया? तो ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ग्राफ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वो क्वांटिटी इस केस में हमने क्या ली? प्रेशर। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। तो जहां ज्यादा प्रेशर है वहां पे पॉइंट ऊंचा दिखेगा, हमने बनाया। और जहां कम प्रेशर है वहां पॉइंट नीचा दिखेगा, तो शेप उसकी ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से आप याद रखेंगे, भले ट्रांसवर्सल हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों के लिए ग्राफ की शेप एक आएगी, लेकिन मीनिंग बदल जाएंगे। अगर ये ट्रांसवर्सल वेव का ग्राफ है तो यहां पर हमको दिखाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इस जगह पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो रहा है। और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ है तो यहां पर क्या दिखाता है? कंप्रेशन। ये बात समझ में आई? लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस लोकेशन पर क्या चीज है? कंप्रेशन। और ट्रांसवर्सल में इस जगह पर क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो ट्रांसवर्सल वेव बनती है उसमें हमने ये वाले पॉइंट का नाम, जो मैक्सिमम डिस्प्लेस होके गया हुआ है, इसका हमने नाम दिया क्रेस्ट, और इसका नाम दिया ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल में ये क्या हो जाएंगे? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये तो ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। ये सोचने की कोशिश मत करिए कि ये ट्रांसवर्सल है कि लॉन्गिट्यूडनल है। अगर हमको मालूम है ट्रांसवर्सल है तो क्रेस्ट और ट्रफ शब्द यूज करेंगे, अदरवाइज कंप्रेशन रेयरफैक्शन यूज करेंगे। पर ग्राफ तो दोनों के साइनोसाइडल ही रहेंगे। तो ये हुआ वेव्स के ग्राफ के बारे में। ओके, अब इसके बाद वेव का इक्वेशन कैसे? इक्वेशन ऑफ वेव, जब एक वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डिस्टरबेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, उस समय पार्टिकल्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने एक्स के रेफरेंस में ड्रॉ किया तो हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स इस शेप में हैं। ये साइनोसाइडल वेव है। कुछ पार्टिकल ऊपर उठे हुए हैं, कुछ पार्टिकल नीचे हैं, कुछ पार्टिकल अपनी जगह पर हैं, और ये वेव आगे बढ़ते जाती है। जब ये वेव आगे बढ़ते जाती है तो इसके कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उस क्वांटिटीज को समझिए। तो इसकी पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। यहां पर हम किसी भी पॉइंट पर चले गए, इस पॉइंट पर गए,
यहां से यहां तक जाने में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इसको हमने माना x। यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है उस टाइम को हमने माना t। तो ये लोकेशन ओरिजिन से कितनी दूर है, x। टाइम कितना बीत चुका है, t। उस समय ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इतना ऊपर उठा हुआ है, यहां पर है ये क्या दिखाता है, लोकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स, इस तरह से। ओके, तो ये वाला पार्टिकल अभी कहां पर है, ये वाला पार्टिकल इस हाइट पर है। ये जो इसकी हाइट है, इसको हम मीन पोजीशन से हाइट को मान लेते हैं y। मैक्सिमम हाइट जो अचीव हो सकती है, ये वाली हाइट मैक्सिमम अचीव हो सकती है, इसको क्या कहते हैं ऑसिलेशन की भाषा में, एम्पलीट्यूड। सो लेट्स कॉल इट एम्पलीट्यूड एज ए फॉर एम्पलीट्यूड। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए। अच्छा, उसके बाद ये जो वेव चल रही है, इसका कुछ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड यानी एक वेव यहां से चलती है और दोबारा उस फेस में यहां तक आती है। यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये वाला डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा। ये उतना ही डिस्टेंस है अगर आप यहां से यहां तक नापेंगे या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक नापिए। क्रेस्ट से क्रेस्ट नापो, ट्रफ से ट्रफ नापो, इस जीरो से इस जीरो तक नापो, लेकिन इस जीरो से इस जीरो तक नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फेज में है। ओके, यहां पर ये बात भी डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों अलग अलग फेज में हैं। इससे आप क्या समझते हैं, मुझे आप ये बताइए। अगले एक मोमेंट में ये पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पार्टिकल नंबर 1, और ये पार्टिकल नंबर 2 ऑसिलेट करते हुए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। नंबर 1 किधर जाएगा, वेव किधर जा रही है, राइट की लेफ्ट? ओके, हाँ, अब आपको क्या लगता है थोड़ी देर बाद कौन क्रेस्ट बनने वाला है? नंबर 2 बनने वाला है क्रेस्ट की नंबर 1? नंबर 2 क्रेस्ट बनने वाला है। ओके, तो 2 पार्टिकल किधर जा रहा होगा, ऊपर कि नीचे? जी हाँ, किधर जा रहा है वो, ऊपर। ट्रफ कौन बनने वाला है? नंबर 1 थोड़ी देर में ट्रफ बनने वाला है, तो 1 किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल किस समय कहां पर जा रहा है। और ये भी हमको मालूम है कि हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। एक छोटी सी चीज अलग से बना लीजिए, ये एक वेव के पार्टिकल हैं, सब पानी में, एयर में, किसी भी सरफेस पर ये एक ट्रांसवर्स वेव बनी है। इस ट्रांसवर्स वेव में हमको ऐसी वेव दिखी, उस समय सब पार्टिकल किस किस तरफ जा रहे हैं, किस किस तरफ जा रहे हैं बताइए। ये पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे? और ये वाला पार्टिकल, आराम से सोचिए, वेव इधर जा रही है राइट साइड। अगर वेव राइट साइड में जा रही है, लॉजिक है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर इसको राइट साइड में जाना है, अभी ये क्रेस्ट है, इसके बाद क्रेस्ट कहां बनेगा, यहां, फिर कहां बनेगा, यहां, फिर बनेगा यहां, तभी तो राइट में जाएगी। अगर यहां से क्रेस्ट को यहां बनना है, तो क्रेस्ट को कौन बनाता है, पार्टिकल बनाता है। यहां पर पार्टिकल कौन आएगा, ये वाला यहां आएगा,
तभी तो क्रेस्ट यहाँ बन पाएगा। इसलिए ये पार्टिकल किधर चल रहा है, ऊपर कि नीचे? ऊपर जा रहा है, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। क्योंकि ठीक अगले मोमेंट पे ये क्रेस्ट बनाएगा, इसलिए ये भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, इस पार्टिकल का क्या होगा? ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका, अब इसकी किधर जाने की बारी है? नीचे। ये ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके थे, ये सब किधर आ रहे हैं? नीचे। तो ये सब पार्टिकल कहां जा रहे हैं? लाइक दिस। ये पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। अब इस पार्टिकल के बारे में बताइए। हरी अप, ये क्या बना हुआ है? क्रेस्ट की ट्रफ। अगले एक मोमेंट में ये ट्रफ किधर जाने वाला है? राइट की लेफ्ट? क्योंकि वेव किधर जा रही है? राइट। इसका मतलब है अभी ट्रफ यहां है, अगले एक सेकंड में ट्रफ यहां बनेगा। कैसे बनेगा ट्रफ? इस पार्टिकल को कहां जाना पड़ेगा? नीचे। इसलिए ये पार्टिकल कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये ऐसे। अब देखिए एक वेव में कौन से पार्टिकल एट ए टाइम किधर जा रहे हैं, इसको नोट करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस में आता है कि ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, तो ये पॉइंट किधर जा रहा है। आप देखेंगे एग्जैक्टली आधे पॉइंट नीचे जा रहे हैं और आधे पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, पर कौन से नीचे और कौन से ऊपर ये आपको मालूम होना चाहिए। हर एक को आप एक सेकंड के बाद अगर इसकी वेव बनाएंगे तो हर एक को एक सेकंड के बाद आप आगे बढ़ा दीजिए। एक सेकंड के बाद ये वाला यहां पहुंच जाएगा। पहले आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर मैं एक सेकंड बाद का डायग्राम बनाता हूं। हम ये सोचें कि एक सेकंड बाद क्या होने वाला है, ये वेव की पोजीशन क्या होगी। मान लो एक सेकंड बाद ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए यहां पर आ गया, उसके पीछे पीछे ये आ गया, थोड़ा सा ये भी ऊपर आ गया, ये इधर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये इधर नीचे चला जाएगा, ये यहां पर इसके बराबर यहां चला गया इधर, ये वाला और नीचे आ गया, ये वाला नीचे आ गया। इस पार्टिकल का क्या होगा? जो टॉप पे है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहां ये वाला और नीचे, ये वाला और नीचे, ये और नीचे, और ये वाला पार्टिकल और नीचे। अब देखिए वेव, इन सब पार्टिकल्स को हमने मिला दिया तो वेव ऐसे बनी। ये जो डैश डैश वाली दिख रही है ये एक सेकंड बाद की वेव है। तो आप देखिए क्रेस्ट यहां था, कहां पहुंच गया? यहां। ट्रफ यहां था, कहां पहुंच गया? यहां। इस तरह से अब एक सेकंड बाद और लेंगे, अगर एक सेकंड बाद और लेंगे तो आप देखेंगे ये और नीचे आ जाएगा, ये और नीचे चला जाएगा, ये भी अब नीचे आएगा, लेकिन ये अभी भी ऊपर बढ़ रहा है। तो एक सेकंड बाद हमको ये ऐसे मिलने वाली है। तो ये पहली पोजीशन थी, ये वाली दूसरी पोजीशन, ये वाली तीसरी पोजीशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहले ये पार्टिकल टॉप पे पहुंचा था, फिर ये पार्टिकल क्रेस्ट पे पहुंचा मैक्सिमम ऑसिलेशन करता हुआ, फिर ये तीसरा पार्टिकल पहुंचा, फिर नेक्स्ट पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट पहुंचेगा। जो पार्टिकल सबसे ऊपर पहुंचेगा वो हमको क्रेस्ट के फॉर्म में दिखेगा, और सब पार्टिकल एक जैसे हम पहचानते नहीं, तो हमको क्या लगता है? वेव आगे बढ़ रही है। असल में वेव आगे नहीं बढ़ रही, सब पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ऐसे उठ रहे हैं। आगे कौन बढ़ता है? डिस्टरबेंस, एनर्जी इस तरह से आगे बढ़ती है और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं।
इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब हम वापस इस पर आते हैं। ये वेव के बनने का बढ़ने का तरीका है। इसमें क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? एक वेव इस डायरेक्शन पे जा रही है, ऐसे, अगर इस डायरेक्शन पर जा रही है तो आप मुझे बताएंगे ये वाला पार्टिकल P अगले 1 सेकंड में नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। अच्छा, कोई नीचे ले जाने वाला है? कोई नहीं, ठीक है। फिर किधर जा रही है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। यहां पर अभी क्या है, ट्रफ। 1 सेकंड बाद ये ट्रफ लेफ्ट जाएगा कि राइट? लेफ्ट। ये ट्रफ यहां पहुंचेगा। ये ट्रफ यहां कैसे बनेगा? पी को कहां जाना पड़ेगा ट्रफ बनाने? कहां जाना पड़ेगा? हाँ जी, तो पी किधर जा रहा है अभी? नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करिए। आपको क्या लगता है कि ये बहुत आसान है? ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई वेव को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन दुनिया भर में जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं सबके फिजिक्स प्रोफेसर अपने बच्चों से पूछते हैं। उनको पता लगता है कि वाकई आप वेव को समझे हो कि नहीं समझे। तो पार्टिकल किधर जा रहा है, वेव की डायरेक्शन से आपको पता होना चाहिए कि अगला फेज क्या चेंज होने वाला है, ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है। ओके, तो इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करिए, आ जाएगा। अब हम यहां पर आते हैं। यहां से एक वेव चलनी स्टार्ट हुई, हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। वो डिस्टरबेंस, जैसे पत्थर हमने पानी में फेंका, वहां से वेव ऐसे उड़ते हुए गई। उसका टाइम बीत गया t। जब t टाइम बीत गया तो ये वाला जो एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, x। इस डिस्टेंस पे जो पानी का पार्टिकल है वो इतना ऊपर उठा हुआ है। कितना ऊपर उठा हुआ है, y। इस वेव की वेव लेंथ किसको कहते हैं? क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस, या सेम फेज के दो पार्टिकल का डिस्टेंस। ये दोनों का फेज सेम है, और हम लोग क्या बात कर रहे थे, इन दोनों का फेज सेम नहीं है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर, या ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर। इसलिए इन दोनों का फेज एक है। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ लैम्डा। उसके बाद एक और चीज, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जितनी वेव्स बनती हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। दूसरी डेफिनेशन, 1 सेकेंड में पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करता है वो है फ्रीक्वेंसी। दोनों में से करेक्ट कौन सी है? तो आंसर है दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। जितनी बार ऑसिलेट करेगा उतनी बार वेव बनेगी। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। The number of waves formed in 1 second is the frequency of the wave. तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, न्यू। इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, या इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज पर सेकेंड। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी में फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाता है, 2 पाई। एक वेव में कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होता है पार्टिकल में, 2 पाई। तो न्यू में, न्यू फ्रीक्वेंसीज में, न्यू ऑसिलेशन में कितना एंगल का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय न्यू। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय न्यू, इसका नाम हमने रखा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी में कितने एंगल से फेज चेंज हुआ, 2 पाई न्यू। इसलिए 2 पाई न्यू का नाम क्या बना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हमने क्या नाम दिया, ओमेगा। 2 पाई न्यू हम लोग पहले जानते हैं, ओमेगा। इसके लिए दूसरा नाम क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज दैट, एंगल मेड इन 1 सेकेंड इन सर्कुलर मोशन।
ओके, तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव्स में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कोई भी ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितनी बार हो रहा है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव 2 पाई ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एक्स वाई लैम्डा ए ओमेगा टी, राइट। एक छोटी सी चीज और है, जब ये वेव यहां से चलनी शुरू हुई और हमने अपनी घड़ी चलाई, मान लीजिए हमने यहां पर घड़ी नहीं चलाई, थोड़ी देर बाद चलाई और वहीं से डिस्टेंस काउंट करना शुरू किया और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है ऐसा, तो ऑलरेडी पार्टिकल कहां पर है? यहां पर है पार्टिकल। क्या इसका फेज जीरो है? आंसर इज नो, फेज जीरो तो यहां पे होता है। यहां से हमने अपनी घड़ी चलाई, टाइम इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमने डिस्टेंस नापना शुरू किया, t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, यहां से सब नापना शुरू किया, लेकिन इस समय इसका फेज जीरो नहीं है, तो ये ऑलरेडी एक कदम आगे हो गया। हर समय ये एक कदम आगे रहेगा। ये जो शुरू में एक फेज है, इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। क्या नाम है इसका? इनिशियल फेज। यहां से इसने स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको एक स्केल दी, एक उस स्केल में शुरू का 5 मिलीमीटर घिसा हुआ है, उसको हम कहते हैं जीरो एरर। अब आपने उससे इसकी डेप्थ नापी, इसकी डेप्थ आई, स्केल में लिखा हुआ आया 30 मिलीमीटर। आपको मालूम है एक्चुअल कितना है? 30 माइनस 5, 25। क्यों? क्योंकि 5 घिसा हुआ, वो शुरू ही कहां से होती है? 5 से। जितना भी आप काउंट कर लो, हमेशा उसमें क्या करोगे? -5, क्योंकि वो -5 घिसी हुई है। ये क्या कहलाता है? इनिशियल रीडिंग। जीरो एरर हमारे प्रैक्टिकल में कहलाता है, वेव में वो इनिशियल फेज है। ओके, ये इसका इनिशियल फेज है और ये इनिशियल फेज हमने माना 5। फेज एंगल के टर्म्स में होता है। ओके, इतनी सारी क्वांटिटीज, ये सब क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती है और इसका जो रिलेशन है सबका, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ द वेव। और ये इक्वेशन होता है y एट, y कहां पर है? कितनी दूरी पर है? x। उस समय टाइम कितना है? t। इन दोनों को याद रखने के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं xt। मीन्स y हमने कितने दूरी पे लिया है? x दूरी पे लिया है। टाइम कितना बीत चुका है? t। तो y किसके बराबर होता है? y इज ए पार्ट ऑफ a। देखिए ये y छोटा है, a कैसा है? फुल। इसी फुल में से y छोटा होते जाता है, निगेटिव होते जाता है, छोटा होते जाता है, पॉजिटिव होते जाता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। किसके रेशियो में? a के रेशियो में। तो वो कभी 1a के बराबर होता है, कभी 0.8a के बराबर होता है, कभी 0.6a के बराबर होता है, कभी -0.2a के बराबर होता है, पर a से बड़ा कभी नहीं होता। a के साथ हमेशा एक छोटा सा फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन है वो हम भी यहां मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वो फ्रैक्शन कौन सा होता है? तो हमने कैलकुलेशन करके देखा ऑसिलेशन में कि वो फ्रैक्शन होता है साइन, और इसके साथ आ जाएगा साइन, और साइन के साथ जो इसका एंगल आता है दैट इज kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव। इसको नोट करिए। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इसमें सभी क्वांटिटीज आप लिख चुके हैं एक्सेप्ट k। तो k के लिए नोट कर लीजिए, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, एंड दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट।
इसी का एक दूसरा नाम भी है, वी ऑल्सो कॉल इट वेव नंबर। टू पाई अपॉन लैम्डा। वेव नंबर या पूरा नाम लिखेंगे एंगुलर वेव नंबर। ओके, फिर से देखिए, ये हमारे सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फिर से y क्या है? उस समय टाइम कितना हुआ है? डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस पर t टाइम बीतने के बाद किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको कितना मिलने वाला है? y। ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। साइन के बाद ये जो पूरा होता है ये एक एंगल होता है, क्योंकि साइन किसकी होती है? एंगल की। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये जो पूरा है इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं आर्गुमेंट। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ साइन। फिजिक्स में हम लोग इसको कहेंगे दिस इज फेस ऑफ द वेव। वेव का ये क्या है? फेज। क्योंकि हम लोगों ने फेज की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? इट इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल। और उस समय आपने देखा था कि हमने फेज को कन्वर्ट किया था डिस्प्लेसमेंट में, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? एंगल। और उससे हमने क्या निकाला था? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है? फेज। तो फेज हमेशा ये पूरा, तो जो भी साइन या कॉस के साथ में उसका आर्गुमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वेव का फेज। वो फेज कहां पर है? तो आंसर इज दैट फेज इज एट डिस्टेंस x व्हेन द टाइम इज t। ये दोनों को पहचान लीजिए। t के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कौन होता है? ओमेगा। x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कौन होता है? k। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू न्यू। k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। दोनों में 2 पाई है, एंगुलर। इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, दोनों में रिलेशन 2 पाई। एक में 2 पाई के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया और एक में 2 पाई में वेवलेंथ से डिवाइड किया, तो ये बना। इसके लिए कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय एंगुलर वेव नंबर। तो आपको बताना है एंगुलर वेव नंबर k इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। इट इज यूज्ड इन द इक्वेशन इन दिस वे। यहां पर k होता है, तो ये होता है इक्वेशन ऑफ द वेव। ओके, तो फेस ऑफ द वेव कहां से पता लगता है? हाँ, जो साइन नहीं, फेस ऑफ द वेव, साइन के साथ ये जो पूरा आर्गुमेंट है दैट इज फेस ऑफ द वेव। उसमें फाई क्या है? इनिशियल, स्टार्टिंग फेज। और ये पूरा क्या दिखाता है? रनिंग फेज। ये फेज किस समय है? जब डिस्टेंस कितना है? x और टाइम कितना है? t। x और t की वैल्यू बदलेगी, फेज बदल जाएगा। वो फेज बदलते जाता है, क्या नहीं बदलता? इनिशियल फेज, जब एक बार स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये इसके सारे क्वांटिटीज हैं। इसको आपको समझना है, याद रखना है और इसको आपको कंपेयर करना आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें बताइए टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T कहां पर है? किसमें? ओमेगा, करेक्ट।
टाइम पीरियड टी हमेशा ओमेगा में छिपा होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा का भी दूसरा फॉर्मेट है 2 पाई अपॉन। तो अगर हमको ओमेगा की वैल्यू दी है और टी निकालना है, इसको यूज कर लेंगे। अगर हमको ओमेगा की वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसको रिलेशन को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई, कौन सी चीज क्या क्या होती है। फिर से टाइम पीरियड टी क्या होता है? टाइम पीरियड टी दो भाषा में, टी इज द टाइम, टोटल टाइम पीरियड, कैपिटल टी की बात कर रहा हूं। दैट इज द टाइम पीरियड टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। याद रहेगा? फिर से, इट इज टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। वेव का एक साइकिल बना क्रेस्ट से क्रेस्ट तक, ट्रफ से ट्रफ तक, कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा। हमने तीसरा इसका डेफिनेशन बना दिया। इट इज द टाइम टेकन बाय ए वेव टू कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, लैम्डा। तो एक लैम्डा डिस्टेंस को पार करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका नाम हमने क्या दिया? टी। तो अब टी के अलग अलग डेफिनेशन समझिए। टी टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड है? ये बेसिकली ऑसिलेशन का, पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है, वेव बनाता है, ये उसका टाइम पीरियड है। इस टाइम में और क्या क्या होता है? तो आंसर है, इस टाइम में वेव अपने फेस को रिपीट कर लेती है, उसी फेस में फिर से पहुंच जाती है, एक साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। ये सब आपको याद रखना है, टी। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द वेव ट्रेवल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स मेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड, और एक ऑसिलेशन से एक वेव आगे बढ़ती है। तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स आगे बढ़ेंगी? जितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? न्यू। फिर से, एक सेकेंड में कितनी वेव्स बनेगी? न्यू। एक वेव की लेंथ कितनी होती है हमारी भाषा में? लैम्डा। एक वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा। तो न्यू वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। और न्यू वेव्स कितनी देर में बनती हैं? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में वेव कितनी दूर चली गई? न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, फिर से देखिए, एक वेव एक सेकेंड में न्यू कदम जा सकती है। एक कदम मतलब एक साइकिल। कितने कदम जा सकती है? न्यू। और एक कदम कितना लंबा? लैम्डा। तो कुल कितना डिस्टेंस चलेगी एक सेकेंड में? न्यू इंटू लैम्डा। ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, न्यू इंटू लैम्डा। ये जनरल मैथमेटिकल टर्म है। अच्छा, अब ये वाली टर्म यहां से देखिए, इसी को मैं दोबारा लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज के? एंगुलर वेव नंबर। दोनों की वैल्यू रख के देखिए जरा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू। और के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, दोनों करके देखिए कितना आया। यस, न्यू इंटू लैम्डा आया। और न्यू इंटू लैम्डा किसकी है? वेलोसिटी है। व्हाट इज दैट? वेलोसिटी। इसलिए ओमेगा अपॉन के क्या होगा? दैट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव।
अच्छा, इसको क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। थोड़ी सी एक और चीज पहले हम समझ लेते हैं। हम ये कैसे, क्या हम ये पहचान सकते हैं इक्वेशन को देखकर कि वेव राइट साइड में जा रही है या लेफ्ट साइड में जा रही है? आंसर है यस, हम पहचान सकते हैं। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किधर मानी है? राइट। ठीक है, ये एक एजम्पशन हमको मानना ही पड़ेगा कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, नीचे है, कोई एक तो मानना पड़ेगा। हमने मान लिया एक्स की एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अब ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो वेव है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और अब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा जिसमें वो x के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी, और उस इक्वेशन में आप डिफरेंस बताएंगे। दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस 5। ये वाली लेफ्ट में जा रही है। टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, और ये किधर है? टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। बताइए क्या डिफरेंस है? मिला? दोनों में डिफरेंस मिला? कहां पर? ओमेगा टी का साइन। ओमेगा टी और kx इन दोनों का साइन मिलाइए। यहां पर दोनों का साइन कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलर यहां पर कैसा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब ऐसा होता है तो वेव किधर जा रही होती है? यस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स। और ये वो जगह है जो मैंने आपको कल बताई थी। इसका फेस इसके फेस से कैसा है? माइनस की प्लस। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका फेस कैसा है अभी? π/2 या 90 डिग्री, और इसका फेस अभी कितना है? 60 डिग्री। इससे इसका फेस हमेशा कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये क्या बनने वाला है? 90। फिलहाल इसका फेस कितना है? 0। t/4 टाइम के बाद ये क्या बन जाएगा? 90। तो जैसे x बढ़ता है फेस कैसा होता है? माइनस। अगर x प्लस होता है तो फेस कैसा होता है? माइनस होता है। तो एक में प्लस रहेगा तो दूसरे में माइनस रहेगा। ये एक प्लस और एक माइनस अगर होंगे तो ये क्या शो करता है कि ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है, और अगर इधर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? x भी माइनस है और फेस भी माइनस है, यानी दोनों का साइन एक समान होगा। तो अगर आप उतने आर्गुमेंट तक नहीं सोच पाते हैं तो उसका थंब रूल याद रखिए। एक प्लस और एक माइनस है तो मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, और अगर दोनों प्लस हैं तो मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x। ओके, ये प्लस और इसके बारे में हो गया। अब मान लीजिए हमको एक इक्वेशन दिया गया है। दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 100 sin 100 sin 2x minus 100t प्लस π/4। ये इक्वेशन दिया गया। ओके, ये एक वेव का इक्वेशन है। वेव के इक्वेशन में कौन कौन रहेगा? y और t। अब मुझे आप बताएंगे इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? 100 यूनिट्स। वेरी गुड। ओके, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कहां से पकड़ोगे फ्रीक्वेंसी? ये अब आपको क्या करना है सुनिए। सबसे अच्छा तरीका होता है, प्रिलिमिनरी तरीका है कि इसके नीचे आप अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दीजिए। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है? y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस
सब चीज पता लग गई। अब बताइए ओमेगा कितना? 100। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू कितना मिला हमको? तो न्यू कितना आया? 50/5। न्यू निकल गया। ओके, लैम्डा निकालिए। वेवलेंथ कहां से? वेरी गुड। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 2। तो 2 इज इक्वल टू व्हाट? यस, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? 2 पाई अपॉन 2। हाउ मच इज लैम्डा? 5। यूनिट सबके स्टैंडर्ड, यूनिट की हम बात नहीं कर रहे। तो अगर लैम्डा का यूनिट लिखना पड़े मीटर लिख दे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। एनीवे यूनिट्स की बात, खाली उसको यूनिट रहने दे। अब ये बताइए व्हाट इज स्पीड ऑफ दिस वेव? स्पीड ऑफ द वेव कैसे निकाला? आपने फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ किया है या ओमेगा अपॉन के किया है? आसान कौन सा है? इसको देख के आसान होता है ओमेगा अपॉन के, क्योंकि ओमेगा हमको दिख रहा है और के भी हमको दिख रहा है। तो ओमेगा अपॉन के कितना आया? 50। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस वेव? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 यूनिट्स। समझ आया? अच्छा, व्हाट इज इनिशियल फेज? π/4। या आप एंगल भी बता सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आप ये बताइए वेदर दिस वेव इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स और नेगेटिव डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, यही चीज एग्जाम में आती है। एक इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा और उसके नीचे 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब इसी को मैं बदलता हूं। देयर इज, सुनिए ये आपसे बन जाएगा, देयर इज ए वेव विच हैज एम्पलीट्यूड इक्वल टू 20 यूनिट्स, ओमेगा इज इक्वल टू 50 पाई, के इज इक्वल टू 20 पाई, and initial phase 0. Write down the equation of the wave. So what's the direction? Now it is going in the negative direction of x. हाँ जी, क्या बना? y is equal to, बोलो, 20 sin। ये तो एम्पलीट्यूड भर दिया आपने यहाँ पे एक। उसके बाद यहाँ क्या फिलअप करना है? के कितना लेना है? हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा गलती की, मुझे यहाँ पर आपको लैम्डा और फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। उससे फिर क्या करते हैं आप उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करते? ओमेगा और के, उसको यहाँ पर रखते। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। या तो आपको ये डाटा दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका इक्वेशन लिखो, या आपको इक्वेशन दिया जाएगा और उसमें से डाटा रीड करने को बोला जाएगा। तो ये बन जाएंगे दोनों। तरीका समझ आ गया? ओके, आज बस हम लोग यहीं तक क्लोज करते हैं।